अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर जैन। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको SHM भी बोलते हैं। S मैंने सिंपल, H हार्मोनिक और M मैंने मोशन। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड आउट करना है, क्या क्या सीखना है और क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने उसका एक कंटेंट बनाया है। हमने उस कंटेंट में देखना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ टाइप्स हैं। और इस टाइप में से सबसे पहले आता है मैस स्प्रिंग सिस्टम, या इसे आप एग्जाम्पल समझ लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल समझ लें। तीन मेजर एग्जाम्पल्स हैं। पहली है मैस स्प्रिंग सिस्टम, दूसरी है सिंपल पेंडुलम मोशन, तीसरी है बॉल एंड बाउल मोशन। ये तीनों एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही हैं। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको एप्लीकेबल करेंगे इन कुछ एग्जाम्पल पर। इन एग्जाम्पल पर भी देखेंगे क्या ये अप्लाई हो रही है उसकी डेफिनेशन SHM की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओसिलेशन वाला टॉपिक, वो लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। उसमें हमारा आ जाता है ओसिलेशन। डैम्ड ओसिलेशन बोलते हैं या इसको फिर ओसिलेशन मोशन बोलते हैं। दोनों ही डेफिनेशन है। एक डैम ओसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर ओसिलेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ये होती क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाना है वेव मोशन। यानी वेव मोशन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेव मोशन क्या होती है, वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है, वेव की डेफिनेशन क्या है। फिर आगे वेव्स की टू टाइप्स होती हैं। वेव्स की टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है टाइप में, और दूसरी टाइप में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कौन सी टाइप को मीडियम की ज़रूरत होती है और कौन सी को नहीं होती, हम ये अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव मोशन नेपाली। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अभी जो वेव्स की टाइप थी, दो टाइप थी, उसमें से थी एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आगे फर्दर जो वेव की मोशन की टाइप में से मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर दो टाइप्स है। एक आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक आ जाती है हमारे पास ट्रांसफर वेव्स। तो इन दोनों टाइप्स को, यानी कि मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को भी हम फर्दर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स है, कौन कौन सी। एक हमारे पास टाइप आ जाती है ट्रांसफर वेव्स और एक हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद आ जाती है वेव की मोशन की स्पीड का फार्मूला निकालना। इसे हम कहते हैं वेव इक्वेशन भी बोलते होते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, वेव इक्वेशन। यानी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो वेव्स की क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में वेव की स्पीड का फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद आ जाता है रिपल टैंक। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, यानी रिपल टैंक एक ऐसा आला होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेव को प्रोड्यूस करता है। ना कि वेव्स को प्रोड्यूस करता है, बल्कि वेव्स को प्रोड्यूस करके उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताता है। यानी वेव की खसूसियात के बारे में भी हमें क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताते हैं। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। ओसिलेशन हमने अब ऊपर डिस्कस कर लिया। तो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है, सबसे पहले हम करेंगे SHM की डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या है। आज की वीडियो के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, यानी SHM होता है क्या। कहते हैं द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position is called the simple harmonic motion। कहता है इस मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है जिस्म का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। कहाँ से, मेन पोजीशन के। एंड
और ये हमेशा जो एक्सेलरेशन है उसकी मेन पोजीशन की तरफ रहता है। यहाँ पे हमने दो लफ्ज पढ़े हैं, एक मेन पोजीशन का हमने लफ्ज सीखना, मेन पोजीशन क्या होती है, एक है हार्मोनिक से क्या मुराद है, सिंपल से तो मतलब क्या होता है सादा, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है हरकत, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसकी जानिब होते हैं, मेन पोजीशन के जानिब, यानी मेन पोजीशन के टुवर्ड्स होंगे। अब हमने एक 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन की, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कुछ ऐसे ही है, इसमें भी क्या करता है, जिस्म जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द या टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। हार्मोनिक से मुराद यही है, वाइब्रेटरी ही हार्मोनिक को कहते हैं, वाइब्रेटरी। यानी इसमें एक ऐसी सिंपल मोशन होगी जिसमें एक बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द ही मूव करती है, क्या करती है, अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द ही मूव करती है, यानी कि आगे पीछे मूव करती है, ना कि वो उड़ के। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मोबाइल फ़ोन है कुछ इस तरह, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो क्या उठ के इधर आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं, क्या करेगा, कभी ये इधर मूव करेगा और कभी इधर। सबसे पहले पोजीशन कौन सी थी इसकी, ये वाली। अब ये इस पोजीशन के इर्द और गिर्द क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। अब ये जिसके इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है हम उसको बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, हम मेन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, मेन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म क्या करता है, मूव करता है, वाइब्रेट करता है। मूव से मुराद है कि यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, यहाँ पे ना कि वो हरकत करके किसी एक जगह दूसरी जगह रिप्लेस हो जाता है, नहीं, वो वाइब्रेट करते हुए अपने मेन पोजीशन के, यानी मेन पोजीशन के करता है, टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है। और इसमें जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है, उनकी जो डायरेक्शन है, और वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपनी मेन पोजीशन के, यानी मेन पोजीशन की तरफ ही उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। उस मेन पोजीशन की तरफ क्या करते हैं, वो हरकत करते हैं, मूव करते हैं। तो ये थी हमारी एसएचएम। तो दोबारा रीड करते हैं, द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी हम प्रूव करेंगे। फ्रॉम द मेन पोजीशन से, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और हमेशा के लिए क्या होगा, वो मेन पोजीशन के डायरेक्टेड। मेन पोजीशन क्या आती है, जिसके गिर्द क्या करती है बॉडी, रोटेट करती है, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके हम डिस्कस करेंगे सम कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंडीशंस ऑफ एसएचएम, एसएचएम से क्या मीनिंग है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इस एसएचएम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करती है, मूव करती है। हम उसको नाम दे देते हैं फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। यानी इसमें कोई बॉडी जो है हमारे पास, ठीक है, वो इसकी पहली पोजीशन ये है, वो कभी इधर मूव कर रही है, वो बॉडी कभी इधर जा रही है, ठीक है, इधर उधर क्या कर रही है, वो बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये वाली तो पोजीशन, ये फिक्स्ड पोजीशन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, कहता है इफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स किसकी होगी, मेन पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। मेन और पी यानी पोजीशन, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा किसकी जानिब होगा, अपनी मेन पोजीशन के जानिब होगा, यानी उसके डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा, ठीक है, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हमने ऊपर बात की कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन होता है। तीसरी बात वो कह रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो मेन पोजीशन पे हमेशा जीरो होता है, मेन पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो कहाँ पर, मेन पोजीशन पर। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेटा अगर मेन पोजीशन में मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वो मिनिमम होगा, सॉरी, मेन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, और एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एक्सेलरेशन इज
ज़ीरो या फिर मिनिमम, एक्सेलरेशन ज़ीरो या फिर मिनिमम कहाँ पर होता है, उसकी मेन पोजीशन पर, और एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये हम अपनी जो बातें डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन, ये हम अपने SHM यानी जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स करेंगे उसमें हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है, साथ साथ हम देखेंगे भी। उसके बाद आता है इसकी वेलोसिटी के बारे में। तो इसकी जो वेलोसिटी है इसके एक्सेलरेशन के उल्ट होती है। एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे ज़ीरो है और इसकी इसकी जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। हालांकि बॉडी वहाँ पे मेन पोजीशन पे रेस्ट भी होती है, तो वहाँ पे कैसे मैक्सिमम होगी, तो हमें ये जब हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स तब हम देखेंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज मिनिमम या फिर ज़ीरो कहाँ पर होती है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, हाइट वाली पोजीशन, लास्ट वाली पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन हमें इसको कहते हैं। तो ये थे सम कंडीशंस ऑफ SHM, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे पहले जो आज हमने एग्जांपल करनी है वो हमारे पास आती है, हमने प्रूव करना है मैस स्प्रिंग सिस्टम से सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम यानी SHM की जो फर्स्ट एग्जांपल है, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है, एक मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके साथ हमने क्या बांधा हुआ, एक मैस बांधा हुआ है। तो आपने आमतौर पे ऐसे कोई स्प्रिंग्स देखे होंगे अपनी लाइफ में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं एक हुक्स लॉ हमारे इस टॉपिक में है वो डिस्कस करते हैं, फिर हमें वो इजीली समझ आ जाएगा। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि आप किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो वो क्या कवर करता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है एक्स से, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जब आप इसे स्प्रिंग को एक स्मॉल फोर्स से खींचोगे तो ये कुछ इतना मूव करेगा, फोर्स लगाई, ठीक है, लेकिन थोड़ी लगे इतना मूव किया, डिस्टेंस भी क्या होगा, इतना कवर होगा। अगर आप इस बॉडी पर, इस स्प्रिंग पर ज्यादा फोर्स लगाते हो तो इसका आपने देखा जितनी ज्यादा फोर्स लगाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी हुक्स लॉ में हमें यह बताया जाता है कि आप किसी जिस्म पर जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हो उतना ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा कवर होगा। पहले हमने थोड़ी स्मॉल फोर्स लगाई, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, जैसे फोर्स बढ़ा दी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ गया। क्योंकि डायरेक्टली का मतलब ही ये है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हुक्स लॉ ने यहाँ पे कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था। फोर्स इज इक्वल टू, इक्वालिटी का निशान आया था माइनस के एक्स। अब यहां पर आ गया माइनस और के बेटा डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे कि स्प्रिंग कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो स्प्रिंग की स्टिफनेस पे वो डिपेंड करता है के की वैल्यू, कि अगर स्प्रिंग जो है हमारे पास स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, तो स्प्रिंग हमारे पास अगर स्टिफ स्प्रिंग है, स्टिफ से मुराद क्या है यहाँ पर, अगर स्प्रिंग जो हमारे पास स्टिफ है, अगर स्प्रिंग हमारे पास स्टिफ है यानी स्प्रिंग हमारे पास हार्ड है, तो उसकी जो के की वैल्यू है वो लार्ज होगी। MCQ में पूछा जाता है। अगर स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट है यानी हल्का है तो के की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल होगी। यहां तक बात क्लियर। के की वैल्यू को हम डिस्कस कर रहे थे, अगर हमारे पास स्प्रिंग जो है हार्ड होता है यानी स्टिफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी के की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है, के की वैल्यू स्मॉल होगी यानी कि के अगर स्प्रिंग अगर सॉफ्ट होगा तो तब के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू स्मॉल और हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू लार्ज। तो यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है,
वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम में जब हम उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड हुए हैं, एक मैस है, स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये अटैच है वॉल के साथ। तो ये जो आगे फर्दर फिगर्स बने हुए हैं इसके बारे में क्या डिस्कस है हमने, तो इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। क्या करने जा रहे हैं हम इसकी डिस्कस एक्सप्लेनेशन मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले हुक्सला ने क्या कहा था, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हो उतना ज़्यादा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हुक्सला ने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके क्या यूज़ किया था, कांस्टेंट के एक्स के, यहाँ पे क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एफ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फोर्स होती है। ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है जिसे हम मेन पोजीशन कहते हैं, और हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक मेन पोजीशन होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्स हमारे पास एफ है और एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या, हमने पढ़ा था कि बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपोजिशन से जब हम एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स हमने लगाई इस जानिब, स्प्रिंग क्या हो गया स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग क्या हो गया स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग ओ से मूव करके कहाँ पे आ गया, ए वाली पॉइंट पर आ गया, ऐसे ही है। ओ पोजीशन से मूव किया स्प्रिंग ने और कहाँ पर आ गया, ए वाली पोजीशन पे स्प्रिंग हमारे पास आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्स इधर लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने इस तरफ शो करवाई हुई। तो हुक्स लॉ ने माइनस साइन इसलिए शो किया था कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं इन केस ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वो कैसे, फोर्स इस जानिब लग रही है लेकिन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपनी मेन पोजीशन की तरफ है। हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था, इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो टूवर्ड्स क्या होता है मेन पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स इधर लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है इधर, ऐसा क्यों, जब आप फोर्स लगा के ए पोजीशन से स्प्रिंग को छोड़ोगे तो उसने क्या करना है इस जानिब मूव करना है या वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना है। जाहिर बात है स्प्रिंग है स्ट्रेच हो चुका हुआ है तो वो क्या करेगा वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ओ ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। जब वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो लेकिन वो यहाँ पे मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, वो अपनी ओ वाली पोजीशन पर नहीं रुकेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी मेन पोजीशन पर इनर्शिया क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है, अपनी मेन पोजीशन पर उसका क्या प्रोड्यूस हो जाता है इनर्शिया। इनर्शिया पैदा होने से क्या मतलब है, जब इनर्शिया पैदा होती है तो यहाँ तो बॉडी स्टॉप हो यानी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहती है, इनर्शिया कहता है। अगर वो मोशन में है तो क्या रहे, मोशन में रहे। अब देखो पहले बॉडी रेस्ट में थी तो वो क्या कर चुकी है, मूव कर चुकी है। मूव कैसे की है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी है एक फोर्स अप्लाई हुई है, तो मूव करके वो आगे गया। अब वापस जब उसे छोड़ेगा तो वापस मेन पोजीशन की तरफ मूव किया, तो वे मेन पोजीशन की तरफ नहीं रुका, वापस कहाँ चला गया, अपनी बी पोजीशन की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इनर्शिया प्रोड्यूस हो चुका हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इनर्शिया क्या करता है, यहाँ तो बॉडी अगर स्टॉप में है तो मोशन में है, अगर स्टॉप में है तो वो स्टॉप में रहती है बॉडी जब तक वो स्टॉप में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो थोड़ी देर जब जितनी हमने फोर्स लगाई है उस लिहाज से वो क्या रहेगा मोशन में रहेगा। तो इनर्शिया एक रेजिस्टेंस की फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर देगी, उसे यहाँ पे रुकने नहीं देगी, क्या कर देगी आगे फॉरवर्ड कर देगी, वो कहाँ पे आ जाएगा बी पोजीशन पे। और इस तरह आप जिस लिहाज से फोर्स लगाई होगी इस तरह बॉडी क्या करेगी आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के क्या करती रहेगी मूव करती रहेगी। तो ये थी हमारे पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक बात आती है कि फोर्स लगाई तो बॉडी आगे गई है, यहाँ पे तो हम फोर्स को छोड़ देते हैं तो वापस कैसे आ गई। जब आप फोर्स लगा रहे होते हो इस स्प्रिंग में एक और फोर्स स्टोर हो रही होती है, हम उसको नेम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। किसका नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, री का मतलब क्या होता है दोबारा, स्टोरिंग यानी जो स्टोर की होती है उस फोर्स को क्या करना है आज़ाद करना है। रीस्टोरिंग का क्या मतलब होता है आज़ाद करना। अब किसको आज़ाद करना है, फोर्स को आज़ाद करना। यानी इस स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो रही होती है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फोर्स इस बॉडी को क्या करती है मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करती है मूव करवाती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, जिस्म को किसी भी जिस्म को उसकी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कराती है वाइब्रेट करवाती है, ठीक है।
अब हमने एक प्रूव डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है टुवर्ड्स मेन पोजीशन। हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन भी क्या होता है इसकी मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और हुक्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो दोनों को हम कंपैरिजन जब करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ आप कंपेरिजन समझ लें, यहाँ समझ लें हमने इस न्यूटन के सेकेंड लॉ में एक फोर्स की वैल्यू पुट की है, वो क्या थी हमारे पास माइनस के एक्स। इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया, यानी कि दोनों फोर्सेज ही हैं, तो हम दोनों को क्या कर लिया, इक्वल रख लिया। ये न्यूटन अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ के बराबर है, ये हुक्स लॉ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह समझ लें कि एफ न्यूटन, न्यूटन से यानी एफ फोर्स न्यूटन की फोर्स है, और वो जो फोर्स है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हम दोनों को क्या किया हुआ है, इक्वल रख लिया। तो एफ न्यूटन किसके बराबर होता है, एम ए के, और एफ हुक्स लॉ किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के। तो यहाँ पे देखो ए हमें इधर रहने दो, माइनस के एक्स ओवर एम। तो यहाँ पे देखो के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और मैस भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यानी ये वेरी करता ही नहीं करता। अब यहाँ पे देखो मैस एम, क्या जब आप इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाओगे क्या मैस चेंज हो जाएगा? अगर ये 5 ग्राम का है तो यहाँ पे आके क्या 10 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, मैस पे तो कोई मैस पे डिपेंड कर नहीं रहा, इस पे डिपेंड सिर्फ स्प्रिंग कर रहा है, ठीक है। स्प्रिंग भी चेंज नहीं होगा, उसका मैस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैस भी सेम है, के में के जो कांस्टेंट है वो भी सेम है। अगर ये स्टिफ हुआ तो के की वैल्यू लार्ज होगी, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट हुआ तो के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। दो ही बातें, यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे के भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। जिस तरह हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वालिटी लाते हैं और कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम कांस्टेंट को खत्म करके इक्वालिटी जगह क्या ला देंगे, प्रोपोर्शनलिटी ले आएंगे। तो ये क्या किस तरह क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के माइनस एक्स, सॉरी, के भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट, क्योंकि के स्प्रिंग भी कांस्टेंट है और यहाँ पे हमारा मैथ भी चेंज नहीं होता, लिहाजा दोनों कांस्टेंट है। इससे इक्वालिटी खत्म होगी, प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो हमने प्रूव कर लिया कि एक्सेलरेशन भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका जो मेन पोजीशन की तरफ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन के लिए समझा रहे हैं, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं, वैसे ही समझा रहा हूँ। तो वी आई है और इसे समझ लें वी एफ, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह हुआ हमारा आज का टॉपिक भी खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के फर्दर एग्जांपल्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।